हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष वीडियो में जो है भारत पर अरबों का आक्रमण अर्थात भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की नवीन श्रृंखला, जिसमें हम लोग मध्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनके वीडियोज़ को देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों को मध्यकाल का अपलोड किया गया है, जिसमें विषय सूची दी गई है और प्रमुख चैप्टर्स के नाम अरेंज वे में बताए गए हैं कि कैसे और किन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उसे अगर आपने देख लिया है तो आपको ये सारा समझ में आएगा कि किस अरेंज वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि यूटेडिया प्लेलिस्ट में आपको प्राचीन भारत के संपूर्ण वीडियो और आधुनिक भारत के संपूर्ण वीडियो एक क्रम से सजा करके दिए गए हैं, तो वहाँ से आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि पढ़ना क्या है, आज का टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत पर अरब आक्रमण अर्थात भारत पर हुए सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण को। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग जानेंगे इस्लाम धर्म के उदय और इस्लाम धर्म के क्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के उदय को हम लोग लास्ट टाइम में जो है देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। उस आक्रमण को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इस मैप को थोड़ा सा समझा जाए, और इस मैप को अगर समझ लेते हैं तो उस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। आज जो वर्तमान भारत की स्थिति है वो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वर्तमान भारत की स्थिति है। लेकिन जिस समय की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उस समय यहाँ पर पाकिस्तान क्षेत्र और अफगानिस्तान क्षेत्र तक भारत का सीमा विस्तार जो था, और इसी क्रम में भारत के इस क्षेत्र में पश्चिमी भाग में अरब क्षेत्र में एक नए धर्म का उदय हुआ था, जिसे हम लोग इस्लाम धर्म के रूप में जानते हैं। इस नए धर्म का उदय तो बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये संपूर्ण अरब क्षेत्र इस्लाम धर्म के नियंत्रण में था, और या फिर इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार हो गया था। साथ ही साथ अरब क्षेत्र के साथ साथ इस अरब क्षेत्र के नीचे अफ्रीकी महादेश में भी इस धर्म का प्रसार हो रहा था। ऐसे ही क्रम में भारतीय क्षेत्रों की ओर भी इस धर्म के प्रसार का प्रयास शुरू होता है, और इसी क्रम में होता है भारत के सबसे पहले इस पश्चिमी सीमा क्षेत्र के सिंध क्षेत्र में आक्रमण। इसीलिए कई किताबों में इसे सिंध पर अरबों के आक्रमण के रूप में भी चैप्टर को व्यक्त किया गया है। तो इसे दोनों ही रूप में देखा जा सकता है कि अरब क्षेत्र का भारतीय सीमा क्षेत्र में पहली बार आक्रमण, या भारत के सिंध क्षेत्र में अरब क्षेत्र का आक्रमण। तो इस प्रकार से अरब क्षेत्र से सिंध क्षेत्र, जो भारत का पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र था, उस पर पहली बार इस्लामिक आक्रमण देखने को मिलता है। इसी आक्रमण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनसे अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं बिंदुओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्रोत। आखिर वे कौन से इतिहास के स्रोत हैं जिनसे यह जानकारी मिलती है कि भारत के इस क्षेत्र में अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, चचनामा, और ये चचनामा जो है एक फारसी ग्रंथ है, जिस फारसी ग्रंथ से जो है सिंध विजय की जानकारी मिलती है, अर्थात अरब वासियों द्वारा भारत के सिंध क्षेत्र में विजय प्राप्त की गई थी या उस क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी का हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो चचनामा है। तो आपसे कई एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चचनामा से किसकी जानकारी मिलती है, या अरब क्षेत्र के द्वारा आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, यह किस भाषा में लिखी ग्रंथ है। तो यह एक फारसी ग्रंथ है जिसके माध्यम से भारत पर हुए सिंध में क्षेत्र में हुए आक्रमण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस पॉइंट को निश्चित रूप से याद रखेंगे और चचनामा के पॉइंट को भी याद रखेंगे। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो भारत पर सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण किया गया तो सबसे पहले इन्हीं अरब क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया गया था, यानी अरब वासियों द्वारा ही पहली बार इस्लामिक आक्रमण देखने को मिलता है, और विशेष रूप से इसी सिंध क्षेत्र में ही पहले आक्रमण किया गया था। तो यहाँ से कई बार पूछा भी जाता है कि भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण किन के द्वारा किया गया था। अरबों के द्वारा किया गया था, तुर्क के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो अरबों के द्वारा जो है सबसे पहली बार इस्लामिक आक्रमण देखने को मिलता है।
आखिर इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन अरब वासियों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में जो आक्रमण किए उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब ये अरब वासी भारत में आक्रमण करते हैं, इस क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर, इस समय ईरान का जो दमिश्क क्षेत्र है यहाँ पर इनका महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ से ये विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण करते थे। तो जब ये भारत में आए तो इनके दो उद्देश्य उभर करके सामने आते हैं। पहला उद्देश्य था इनका साम्राज्य विस्तार करना, अर्थात एक सीमा क्षेत्र से दूसरे सीमा क्षेत्र तक अपना साम्राज्य विस्तार करना, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने लगभग संपूर्ण अरब क्षेत्र और अफ्रीका के क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य विस्तार को कर लिया था। तो इस तरह से उनका अगला टारगेट जो था वो भारतीय सीमा क्षेत्रों की ओर साम्राज्य का विस्तार करना था। तो साम्राज्य विस्तार करना, साथ ही साथ धन की प्राप्ति करना। जिस सीमा क्षेत्र में ये आक्रमण करते थे वहां पर साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ वहां से बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति प्राप्त करते थे। तो इस तरह से पहला जो इनका उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति था। वहीं दूसरा जो उद्देश्य था वो भी महत्वपूर्ण था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, अर्थात जिस क्षेत्र में जाते थे वहां पर इस्लाम धर्म को लेकर के जाते थे और उस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और वहां पर इस्लाम धर्म को स्थापित करने का प्रयास करते थे। तो अरब वासियों के भारत में आक्रमण के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य आपने समझा कि धन प्राप्ति या साम्राज्य विस्तार, दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस तरह से इन्हीं उद्देश्यों के साथ भारत में अरबों का पहला आक्रमण देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ पे एक दो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। वो क्रिएट होते हैं इसके डेट को लेकर के। कई जगह ये दिया गया है कि भारत पर पहला आक्रमण जो है अरब द्वारा 712 ईस्वी में किया गया, कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा कि 711 में किया गया। क्या है इसकी गुत्थी, थोड़ा सा हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं। भारत पर पहली बार अरब द्वारा आक्रमण करने का प्रयास 711 ईस्वी में किया गया था। ये पहला प्रयास था जब भारत में किसी इस्लामिक क्षेत्र द्वारा आक्रमण करने का प्रयास उभर करके सामने आया। यह अब्दुल्ला नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा और वह भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। पुनः 711 ईस्वी में ही बुदैल नामक व्यक्ति द्वारा भी भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये दोनों ही प्रयास असफल रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि पहला बार अरब आक्रमणकारियों द्वारा पहला आक्रमण कब किया गया, तो वो ईस्वी होगा 711 ईस्वी। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भारत पर पहली बार सफल आक्रमण अरबों द्वारा कब किया गया, तो 712 ईस्वी। या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया, तो 712 ईस्वी में किया गया। तो ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 711 ईस्वी में दो आक्रमण होते हैं, पहले अब्दुल्लाह द्वारा और दूसरा बुदैल द्वारा। दोनों ही प्रयास क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अंततः तीसरे प्रयास में अर्थात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम प्रथम सफल आक्रमणकारी साबित होता है और वह भारत के सिंध क्षेत्र को जीतने में सफल हो जाता है। और इस प्रकार से पहला इस्लामिक आक्रमण जो भारत में सफल हुआ वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में चलाया गया था। ये कई बार मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े हुए प्रश्न आपको पीसीएस, दरोगा, एसएससी आदि एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ईस्वी के संबंध में बता दें तो हरिश्चंद्र वर्मा जो है इतिहासकार, उनका मानना है कि 712 ईस्वी में पहला आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जबकि बीडी महाजन जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 711 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था। तो यही थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आपको प्रश्न आता है कि पहला अरब आक्रमण कब हुआ, तो 711 देंगे और पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो 712 देंगे। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के जो उस समय हाकिम अर्थात ईरान के जो गवर्नर थे वो थे अल हज्जाज।
ये याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ईरान की जो राजधानी थी दमिश्क, इसी दमिश्क क्षेत्र में अल हज्जाज बैठता था और उसने पहले इनको भेजा था भारत में आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये असफल हुए थे। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से यहाँ भेजा आक्रमण करने के लिए और मोहम्मद बिन कासिम सफल होता है और यह जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र जो सिंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था उसे उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो उसने सिंध को जीत लिया था। तो ये एक सिंध विजय की कहानी है और ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपको चचनामा नामक पुस्तक में देखने को मिल जाती है। बड़ा ही नरसंहार हुआ था, बड़ा ही कह सकते हैं कि एक निर्दयता पूर्वक जो है इन्होंने आक्रमण करके बहुत सारे लोगों को मारा और इस तरह से सिंध विजय इन्होंने प्राप्त किया था। खास करके देवल के क्षेत्र में, जो सिंध का देवल क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बहुत ही भारी नरसंहार किया गया था। 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले बहुत सारे जितने भी पुरुष थे उनको मार दिया गया था और इस तरह से उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया गया था। जब ये भारत पर आक्रमण करने आए तो उस समय जो सिंध के राजा थे वो राजा दाहिर थे। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जिस समय अरब आक्रमणकारी भारत में आते हैं उस समय किसका शासन चल रहा था। तो इस पूरे सिंध क्षेत्र पर जो शासन करने वाला राजा था वो राजा दाहिर था, जो कि एक हिंदू शासक, एक ब्राह्मण शासक था। वह चच नामक व्यक्ति का पुत्र था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे चच का पुत्र जो है हिंदू शासक दाहिर उस समय सिंध पर शासन कर रहा था और उसी के समय जो है आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का और इस संघर्ष में जो है राजा दाहिर पराजित होते हैं और सिंध पर जो है कासिम का अधिकार हो जाता है। तो मूल रूप से आपने इस मैप के माध्यम से ये देखा कि सिंध की भौगोलिक स्थिति क्या थी, अरब क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या थी, किस तरह से ये भारत में आते हैं और दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो जो मेन बिंदु थे जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं उन्हें आप लोगों ने देख लिया। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खास करके पीटी के लिए। अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बुक के माध्यम से इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ में आ जाएंगे। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर से संबंधित यह संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुछ मुख्य बिंदु उभर करके आए जो भारत और अरब दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। उन परिणाम और प्रभावों से जोड़ करके कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपकी समझ के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश किस आक्रमण द्वारा होता है, तो वह अरब आक्रमण के द्वारा पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश या इस्लाम साम्राज्य का प्रवेश शुरू होता है। बाद में जिससे प्रेरणा लेकर के मोहम्मद गजनबी और गौरी जैसे शासक भी भारत में प्रवेश करते हैं और भारत पर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो इस तरह से भारत में पहला इस्लाम का प्रवेश इसी संघर्ष के माध्यम से हुआ। दूसरा, हिंद शब्द या हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में अगर सबसे पहली बार किसी ने किया तो अरब वासियों ने किया। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके संबोधित करना शुरू किया और सिंध के बाहरी क्षेत्र अर्थात सिंध के अंदर वाले इस क्षेत्र को उन्होंने सिंध की जगह हिंद क्षेत्र कह करके संबोधित करना शुरू किया और यहीं से नाम उभर करके आया बाद में हिंदुस्तान। तो हिंद शब्द या हिंदू शब्द किसकी देन है, ये भी प्रश्न करके पूछा जाता है। तो अरब वासियों की देन है और अरब वासियों ने ही सबसे पहले भारत को हिंद या हिंदू कह करके संबोधित किया। तो ये भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा जब ये आक्रमणकारी ईरान क्षेत्र से भारत में आए तो कई ईरानी परंपरा को भारत में लेकर के आए। जैसे इन्होंने खजूर की खेती भारत में प्रारंभ करवाई, क्योंकि ये रेगिस्तान क्षेत्र में रहते थे और उनका वहाँ का प्रमुख जो फल था वो खजूर था। लेकिन भारत क्षेत्र में भी सिंध और जो राजस्थान के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों तक इस खजूर की खेती का विस्तार हुआ था। इसके अलावा ऊंट जो इनका प्रमुख पशुपालन था या प्रमुख यात्रा का साधन था, उस ऊंट की प्रजाति का विकास जो है वो भारतीय सीमा क्षेत्र में भी हुआ और ऊंट पालन का प्रारंभ जो है वो भारत में भी शुरू हो गया। तो इस तरह से अरब क्षेत्र के कई प्रभाव जो है वो भारतीय सीमा क्षेत्र में देखने को मिले।
इसके अलावा अरबवासी इस्लाम धर्म को कबूल करते थे और उन्होंने भारत में आकर के सबसे पहली बार जो है जजिया कर लगाया, जिसे आप जानते होंगे कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता है जिसमें गैर इस्लाम धर्म वाले व्यक्तियों से जो है एक टैक्स लिया जाता है और उसी टैक्स को नाम दिया गया है जजिया कर। यह जजिया कर जो है पहली बार किसने लगाया था? तो अरबवासियों ने ही भारतीयों पर लगाया था। इसके अलावा न केवल भारत में बल्कि अरब क्षेत्र में भी भारतीय ज्ञान का विस्तार हुआ। जैसे पंचतंत्र जो भारत की एक प्रमुख जो है कहानियों की संग्रह थी, ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त की लिखी हुई एक प्रमुख रचना थी, इन सब का जो है अरबी अनुवाद कराया गया। ये सारे ग्रंथ जो है अरबी में लिखे गए ताकि अरब वासियों को भी भारत का जो तकनीकी और वैज्ञानिक खगोलीय ज्ञान था वह प्राप्त हो सके। इसका विस्तार आप इसी से समझिए कि भारतीय ज्ञान का विस्तार अरब क्षेत्र में हुआ था और अरब क्षेत्र से फिर यूरोपीय क्षेत्र में इस ज्ञान का विस्तार होता है। तो कहीं न कहीं भारत में जो बाद में चल करके माफ़ कीजिए यूरोप में जो बाद में चल करके जो ज्ञान का विस्तार हुआ था उसका प्रारंभिक स्रोत भारत ही था। भारत से यह ज्ञान अरब में गया और अरब से फिर यूरोप में पहुंचता है। इसके अतिरिक्त भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार जो है वो अरब क्षेत्र में हो जाता है और साथ ही साथ जो है अरब क्षेत्र के ज्ञान का विस्तार जो है यूरोप तक होने लगता है। तो भारतीय ज्ञान का बड़ी संख्या में विस्तारीकरण हुआ था। इससे ज्योतिष शास्त्र पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और अरब और भारतवासियों के मिलने से ज्योतिष शास्त्र की दिशा में एक नई ऊर्जा मिली और इसका और अधिक विस्तार हुआ था। जब अरबवासी आकर के भारतीय सीमा क्षेत्र में विस्तार कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में उन्होंने दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। तो दिरहम सिक्का सबसे पहले भारत में किसने चलाया था? तो अरबवासियों ने चलाया था। तो ये कुछ प्रत्यक्ष जो है आपको परिणाम या प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रभाव था जो अप्रत्यक्ष था वह यह था कि भारत में पहली बार इस्लामिक प्रवेश होने से यह बाद के शासकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि वे भी भारत में आ सकते हैं और भारतीय साम्राज्य सीमा में घुसकर भारत पर शासन कर सकते हैं। और इसी बात से प्रेरित होकर के बाद में गजनबी और गौड़ी जैसे शासक जो है वो भारत में आते हैं और भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय राजाओं को ही पराजित करते हैं। इसके अलावा यह मार्ग भी खुल गया कि यही वो मार्ग है जिसके माध्यम से भारत में प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से समुद्री मार्ग था और यहाँ पे हिमालय होने के कारण उस क्षेत्र से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। तो समुद्री मार्ग और हिमालयन मार्ग को छोड़कर केवल सिंध के माध्यम से ही भारत में प्रवेश किया जा सकता था और वह मार्ग जो है इस्लामिक आक्रमणकारियों के लिए प्रारंभ हो गया और यहाँ से बाद में गजनबी और गौड़ी भारत में प्रवेश कर तुर्क शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न राजाओं से संघर्ष करते हैं। तो ये जो था अप्रत्यक्ष परिणाम था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से ये देखा कि भारत पर अरब आक्रमणकारियों ने सिंध क्षेत्र पर किस प्रकार से आक्रमण किया, क्या उसके परिणाम उभर के सामने आए और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव बना करके पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से अब ये याद रहेगा। अब आते हैं इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना जरूरी है, स्पेशली इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। तो ये कुछ पॉइंट है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, तो हीरा नामक एक गुफा थी वहाँ पे, जहाँ पे इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ईस्वी भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए याद रखेंगे कि 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जो है हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप कई बार कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उसी तरह से आप जोड़ करके इस्लाम धर्म को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इस्लाम धर्म से पूछा जाता है वो हिजरी संवत है। कहा जाता है
है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, अर्थात वो मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे और मक्का से मदीना वो 24 सितंबर 622 को जाते हैं और उसी दिन से, उसी घटना के बाद से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की गई जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि चूँकि इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब उसके संस्थापक हैं, इसलिए उन्हें पैगंबर कह के भी पुकारा जाता है। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की, उसी दिन से जो है हिजरी संवत की शुरुआत हो जाती है। मदीना में जा कर के उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, अपनी शिक्षाएं दी और इस तरह से इस्लाम धर्म का विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं जो महत्वपूर्ण है इस्लाम धर्म से जुड़े हुए, कि उनका विवाह जो है खादीजा नामक एक विधवा से हुई थी। जब हज़रत मोहम्मद साहब 25 वर्ष की आयु में थे तो उनका विवाह जो है खदीजा नामक महिला से हुई थी और उनकी पत्नी का नाम खदीजा था। उनको एक पुत्री हुई जिस पुत्री का नाम फातिमा था और दामाद जो थे उनका नाम अली था। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। बात करें हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु की तो 632 ईस्वी में उन्हें मदीना में दफनाया गया और उनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। तो 2-3 डेट हैं जिसे आप जरूर याद रखेंगे, एक जन्म संबंधी डेट, एक ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित डेट, उसके बाद हिजरी संवत कैलेंडर से संबंधित डेट और उनके मृत्यु से संबंधित डेट। ये महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो कुरान माना जाता है और कुरान के माध्यम से ही उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया और कुरान के माध्यम से ही इस्लाम धर्म से संबंधित शिक्षाओं का विस्तार देखने को मिलता है। बाद में जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो अर्थात पैगंबर की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। अब जैसे आप देखते हैं अलग अलग धर्मों में धर्म गुरु कहे जाते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म में जो हज़रत मोहम्मद साहब के बाद जो उनके धर्म प्रचारक बने उन्हें खलीफा कहा गया। प्रारंभ में यह खलीफा शब्द जो था वो वास्तव में एक धार्मिक राजनेता था, यानी धर्म का नेता बन करके उभर करके सामने आए। लेकिन खलीफा देखते ही देखते धार्मिक पद से राजनीतिक पद में बदल गया, वह धार्मिक प्रमुख भी हो गया और राजनीतिक प्रमुख भी हो गया। इस तरह से इस्लाम धर्म में जो खलीफा शब्द था वो धार्मिक प्रमुख के साथ साथ राजनीतिक प्रमुख के रूप में उभर करके सामने आ जाता है और यह एक महत्वपूर्ण पद बन जाता है। इसी पद को लेकर के जो है बाद में विवाद शुरू होता है और इस्लाम धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो शिया और सुन्नी 2 भागों में इस्लाम धर्म टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हीनयान और महायान में टूट गए, जैन धर्म पढ़ा था जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर में टूट जाते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म भी 2 भागों में बट गए, एक शिया और दूसरा सुन्नी। इसमें अंतर क्या था कि शिया का मानना था कि जो पैगंबर मोहम्मद के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, जो अली हैं, वही खलीफा होंगे, जबकि सुन्नी का मानना था कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है खलीफा के पद पर आ सकता है और उस धर्म से संबंधित कार्य कर सकता है। यह खलीफा पद इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया कि आगे आने वाले समय में इस खलीफा पद ने ही संपूर्ण ये शासन व्यवस्था को अपने वश में कर लिया था। बाद में जाकर के, बहुत बाद में जाकर के 1924 में तुर्की के एक राष्ट्रपति जिसको कह सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने आकर के जो है इस पद को समाप्त कर दिया था। माफ़ कीजिएगा 1924। तो 1924 में तुर्की के जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है इस पद को समाप्त कर दिया। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खलीफा पद को जो है वो किसने समाप्त किया था, तो 1924 में आकर के जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की बात कर लें तो हज़रत मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएं जो प्रमुख दी थी। एक कलमा, अर्थात रोज़ जो है कलमा पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट था नमाज जो प्रतिदिन 5 बार पढ़ना रहता था। तीसरा था रमज़ान जिसमें रोज़ा रखना, भूखे रहना, और
वो एक प्रमुख उनकी शिक्षा थी। इसके अलावा उनकी शिक्षा थी एक प्रकार का कर देना जो कि ज़कात कहलाता है। दो प्रकार के टैक्स मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में प्रचलित थे। एक तो जजिया कर था जो ऐसे लोगों से लिया जाता था जो इस्लाम धर्म में नहीं थे, और दूसरा था ज़कात जो केवल इस्लाम धर्म के लोगों को देना था, और वह ऐसा टैक्स होता था जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दान करते थे। तो एक दान करने की परंपरा की शुरुआत जो कि ज़कात कर के नाम से जानी जाती है। और पांचवा जो उनका शिक्षा था वो था हज। हज शिक्षा में था कि कम से कम अपने जीवन में एक बार मदीना की यात्रा जरूर करें। तो इस तरह से उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसके आधार पर इस्लाम धर्म का विकास हुआ। इस इस्लाम धर्म का उदय इस अरब क्षेत्र में हुआ, और इस अरब क्षेत्र में इन्हीं खलीफाओं की सहायता और खलीफा के नीचे जो विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नर थे उनके अधीन साम्राज्य विस्तार का दौर शुरू होता है, जो इस अरब क्षेत्र से बढ़ते हुए भारत के उत्तरी भाग अरब के उत्तरी भाग, अरब के दक्षिणी भाग अफ्रीका और अरब के पूर्वी भाग भारत सहित कई देशों में विस्तृत होने लगते हैं। और इसी विस्तार के क्रम में हम लोगों ने आज पहला चैप्टर पढ़ा, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत में इस्लामिक प्रवेश या सिंध पर पहला अरबों का आक्रमण। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, इस चैप्टर के मैप और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रमुख बिंदु थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग तुर्क का आक्रमण, जिसमें गजनवी और गौरी प्रमुख हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और फिर इससे आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी जो पढ़ाई का तरीका है ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट लाइक्स जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इस श्रृंखला को हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। आप लोगों का लाइक, कमेंट, शेयर ही हमें सपोर्ट करता है और पता चलता है इससे कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो उससे हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक और जल्द से जल्द वीडियोस उपलब्ध कराए जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और एडुटेरिया को इतना सारा प्यार देने के लिए। धन्यवाद।